हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू VSC क्लासेस। तो अभी तक जिन्होंने इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है, प्लीज़ इसे कर लो ताकि आपको कंटिन्यूसली वीडियो मिलता रहे और आप उसको एंजॉय करो। ठीक है, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं गॉसस थ्योरम। पिछला टॉपिक क्या था हमारा? टॉर्क ऑन डाइपोल इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इसके पहले भी मैंने ढेर सारे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के वीडियो डाल चुका हूँ मैं। तो आज का हमारा टॉपिक है गॉसस थ्योरम। तो गॉसस थ्योरम स्टार्ट करने से पहले कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स मैं डिस्कस करना चाहता हूँ आपसे। ठीक है, तो हम जानते हैं एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर क्या होता है? इसके पहले हम 9th-10th में अगर कोई पूछता था या फर्स्ट टाइम जब वेक्टर का टर्मोलॉजी आया था तो हम एरिया को क्या कहते थे कि दिस इज ए स्केलर क्वांटिटी, पर यहाँ हम इसे कंसिडर करेंगे वेक्टर क्वांटिटी। अब वेक्टर क्वांटिटी क्या होगा? सपोज कर लो ये एक सरफेस था। ठीक है, तो ये सरफेस का, इस बुक का सपोज कर लो और दो सरफेस का बात करो, एक टॉप और एक बॉटम। तो इस टॉप के परपेंडिकुलर ये सरफेस का जो परपेंडिकुलर एरिया है, इसका एक डायरेक्शन है, मतलब द एरिया विच इज जनरेटिंग नॉर्मल टू दिस प्लेन सरफेस। तो एक एरिया वेक्टर इधर कंसीडर कर सकते हैं, दूसरा एरिया वेक्टर इधर कंसीडर कर सकते हैं, इस एरिया के नॉर्मल। ठीक है, तो वेक्टर फॉर्म देते हैं एरिया को। सपोज कर लो ये सरफेस है हमारा, तो इसका ये सपोज कर लो एक स्मॉल एरिया है ds। ठीक है, कोई बड़ा सा एरिया का एक छोटा पोर्शन है ये ds, और इसके नॉर्मल मीन्स परपेंडिकुलर। सपोज कर लो कोई एक n यूनिट वेक्टर है, मतलब दिस n यूनिट वेक्टर इज अलोंग दिस इज द नॉर्मल टू दिस एरिया। तो मैं एरिया वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करूंगा? ds वेक्टर इज इक्वल टू ds n unit vector. This ds represents the magnitude of the area. This ds represents the magnitude of this small area, and n cap is the unit vector normal to this area. ठीक है, तो आप इसे नोट डाउन कर सकते हो। ds वेक्टर इक्वल्स टू ds n यूनिट वेक्टर। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा समझने के लिए क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स किससे रिप्रेजेंट करते हैं? फाई ई। फ्लक्स क्या होता है? फ्लक्स केमिस्ट्री वाला नहीं, ये फिजिक्स वाला फ्लक्स। ठीक है, फ्लक्स इट इंडिकेट्स अ काइंड ऑफ फ्लो। इट रिप्रेजेंट्स ए काइंड ऑफ फ्लो। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर फील्ड। ठीक है, फ्लक्स इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर फील्ड। देन व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स? अगर इधर लगा दिया मैं इलेक्ट्रिक, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। फ्लक्स इज द प्रॉपर्टी ऑफ एनी वेक्टर फील्ड। Then electric flux is the property of
इलेक्ट्रिक फील्ड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय फाई ई, ठीक है, फ्लक्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम डिफिनेशन लिखते हैं इसका, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? आप इस साइन को याद रखो, अभी आपको काम आने वाला। इट इज द मेजर ऑफ, इट इज द मेजर ऑफ electric lines of forces which are perpendicular to the area, या फिर नॉर्मल लिख सकते हैं, which are normal to the सरफेस, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इट इज द मेजर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस। पढ़ेंगे हम आगे मैग्नेटिज्म, उधर मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस पढ़ेंगे, यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस, ठीक है। तो इट इज द मेजर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस विच आर नॉर्मल टू द सरफेस। नॉर्मल टू द सरफेस, सपोज कर लो कोई सरफेस है हमारा, ठीक है। सपोज कर लो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन ऐसा है, ठीक है। आप यहां से ऐसे भी दिखा सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा है, इस तरह से, और ये एरिया जो है हमारा, ये एरिया का नॉर्मल क्या है, ये है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का हमारा दो कंपोनेंट होगा, एक जो होगा, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट होंगे, क्या क्या, एक इसके नॉर्मल होगा और एक इस डायरेक्शन में। तो हमें तो दूसरा वाला कंपोनेंट से मतलब नहीं है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का कौन सा कंपोनेंट चाहिए, जो इस एरिया के नॉर्मल हो, ठीक है। तो सपोज कर लो ये है हमारा क्या, सपोज कर लो दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ थीटा विद दिस नॉर्मल। तो ये हो जाएगा हमारा ई कॉस थीटा, और ये है हमारा डीएस वेक्टर, ये डीएस एनर्जी है, सॉरी एरिया है। नॉर्मल कंपोनेंट हमारा ई कॉस थीटा हो गया, एन यूनिट वेक्टर, दिस इज ए यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू दिस एरिया। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, इट इज द मेजर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज गिवन बाय नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया, ठीक है। तो नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ई कॉस थीटा, ई कॉस थीटा। एरिया क्या है जिससे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रहा है, डीएस। तो ये फाई नहीं, ये डी फाई, डीएस एरिया के लिए, डी फाई पूरे एरिया के लिए फाई। तो ई, मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, ई डी एस कॉस थीटा। अभी इसे हम लिख सकते हैं वेक्टर फॉर्म में, ये डॉट प्रोडक्ट है, ई डी एस कॉस थीटा मीन्स हम इसे लिख सकते हैं ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर डी फाई ई इक्वल्स। अब टोटल फ्लक्स हमें निकालना है, तो दिस टोटल फ्लक्स
विल बी गिवन बाय इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। मैं दोनों साइड अगर इंटीग्रेट कर दूं, इसको इंटीग्रेट कर दूंगा तो फाई मिल जाएगा और इसे इंटीग्रेट कर दूंगा, देन टोटल फ्लक्स इज गिवन बाय इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई। ऐसे लिख दो, टोटल फ्लक्स इज गिवन बाय फाई इक्वल्स टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर। ठीक है, तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज गिवन बाय सरफेस इंटीग्रल। यू कैन राइट ओवर हियर s, s मींस सरफेस। अगर यहाँ l लिख दे तो लाइन इंटीग्रल, s लिख दे तो सरफेस इंटीग्रल। ये हमारा सरफेस इंटीग्रल का साइन है। ठीक है, बीच में छोटा सा सर्कल e डॉट वेक्टर e डॉट वेक्टर ds। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल गया। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का ऐसा यूनिट क्या होगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स, द ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सब कुछ याद नहीं रख सकते हम, याद करने लगोगे तो फिर बहुत कुछ हो जाएगा, कुछ कुछ हम निकाल भी लेते हैं। ठीक है, तो अगर आपको फ्लक्स का फॉर्मूला पता है, इट इज सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट ds, तो हम निकाल सकते हैं ऐसा यूनिट क्या होगा फ्लक्स का। इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या होता है हमारा? दिस इज फोर्स पर यूनिट चार्ज, मीन्स इसका यूनिट हो जाएगा न्यूटन पर कूलम, और ये ds एरिया, तो एरिया क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। तो आप इसे लिख सकते हो न्यूटन कूलम इनवर्स मीटर स्क्वायर, या फिर न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स। ठीक है, तो आपको जो कंफर्टेबल लगता है आप कर लो। नाउ ठीक है, तो फाइनली हमने देखा क्या, एरिया वेक्टर क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है। अब हम पहुंच चुके हैं गॉसेस थ्योरम। अब हम पढ़ सकते हैं गॉसेस थ्योरम। गॉसेस थ्योरम, गॉसेस थ्योरम। गॉसेस थ्योरम क्या, कैसे डिफाइन करते हैं हम इसे? चलिए लिखिए इसको। It states that the total flux through closed surface is 1 by epsilon naught times q। 1 by epsilon naught times q means 1 by epsilon naught into q और q by epsilon naught। ठीक है, तो किसके बारे में जिक्र कर रहा है ये? टोटल फ्लक्स। टोटल फ्लक्स मीन्स फाई। आप इसको लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, 1 by epsilon naught टाइम्स चार्ज enclosed by the closed surface। अब ये क्लोज सरफेस जो है हमारा, दिस इज नॉट एक्चुअल क्लोज सरफेस, दिस इज अ हाइपोथेटिकल क्लोज सरफेस। मतलब हमारा सपोज किया हुआ, गॉस ने वैसा सपोज किया था किसी भी पॉइंट पे एक सरफेस क्रिएट करके, दैट वाज कॉल्ड एज गॉसियन सरफेस। ठीक है, तो दैट टोटल फ्लक्स मींस फाई इज इक्वल टू 1 by epsilon naught times q, और q by epsilon naught, और फाई हम पहले से पढ़ चुके हैं बाय डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या होता है? सरफेस इंटीग्रल ऑफ E डॉट ds
अभी कुछ देर पहले किए थे हम, ठीक है। तो फाई बाय डेफिनेशन ऑफ गॉसेस थ्योरम फाई इक्वल्स टू 1 बाय एप्सिलॉन नॉट क्यू एंड बाय डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इट इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दी डीएस वेक्टर। तो अब दोनों को मैं फ्रॉम 1 एंड 2, अगर मैं इसको 1 मान लूं, इसको 2 मान लूं, तो फ्रॉम 1 एंड 2 क्या हो जाएगा? फ्रॉम 1 एंड 2 we can conclude that phi E is equal to surface integral of E dot ds vector is equal to 1 by epsilon naught q, ठीक है। तो ये हमारा गॉसेस थ्योरम बोलता है कि दिस इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू 1 by epsilon naught q. By definition of electric flux we know that this electric flux is equal to surface integral of E dot ds vector, और ये दोनों इक्वेशन से हम ऐसे कंक्लूड कर सकते हैं, this equals to this, ठीक है। Now we will derive Gauss's theorem. तो we are going to derive Gauss's theorem. तो गॉसेस थ्योरम सपोज कर लो एक चार्ज है Q, सपोज कीजिए किसी पॉइंट पे मैं कंसीडर कर रहा हूं, टेक दिस पॉइंट अंडर कंसीडरेशन। तो यहां पे सपोज कर लो इस चार्ज की वजह से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है, फिर इस पॉइंट पे एक सरफेस में क्रिएट कर सकता हूं। अब देखिए इसमें कैसा है कि बोर्ड है, यहाँ पर मैं सर्कल ही ड्रॉ कर सकता हूँ, स्फीयर तो बना नहीं सकता, पर आपको सोचना है स्फीयर की तरह, क्योंकि हमें पता है कि अगर एक पॉजिटिव चार्ज Q है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगे उसके सन के रेज की तरह निकलेंगे सारे डायरेक्शन में। तो अगर किसी एक पॉइंट पे बात करूं मैं, तो उस पॉइंट से एक स्फीयर क्रिएट करूंगा मैं, and that surface will be hypothetical and that will be called as Gaussian surface. ये Gaussian surface समझना जरूरी है, क्योंकि हर जगह Gaussian surface ऐसा लिखा रहता है। This is a hypothetical surface. मैं उस surface को ऐसे क्रिएट करूंगा hypothetically because we have to find electric field at that point or electric flux at that point or due to that surface, ठीक है। तो सपोज कीजिए पॉइंट यहाँ पर है, इसको लेते हुए अगर मैं एक स्फीयर क्रिएट कर दिया, at the center of this surface suppose the Q charge is concentrated। तो सपोज कीजिए कि ये हमारा r डिस्टेंस पे है, ये पॉइंट जो हमारा कंसिडरेशन में है, ये छोटा सा एरिया लिया है, सपोज कीजिए ds एरिया, ठीक है। तो दैट एरिया वेक्टर विल बी नॉर्मल टू द सरफेस। अगर कोई स्फेरिकल चीज है ऐसा, तो उसका जो भी कर्व सरफेस होगा वो एरिया वेक्टर उसके नॉर्मल होगा, that area vector will be normal to this surface, hypothetical surface. So ds vector will be normal to this sphere, surface of this sphere, and electric field due to this charge Q, electric field due to this charge plus Q, ठीक है। ये प्लस Q है, आउटवर्ड होगा, तो this will be also in same direction, means electric field और ds vector दोनों का बीच का एंगल जो है हमारा क्या होगा, थीटा विल बी 0 डिग्री। तो थीटा हमारा क्या हो गया 0। इलेक्ट्रिक फील्ड भी नॉर्मल है इस सरफेस का, एरिया वेक्टर भी नॉर्मल है इस सरफेस का मतलब गॉसियन सरफेस, ठीक है, हाइपोथेटिकल सरफेस।
दोनों के बीच का एंगल क्या है, बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन, सो एंगल इज 0 डिग्री। तो मैं फ्लक्स निकाल सकता हूं, सपोज कीजिए फ्लक्स थ्रू एरिया एलिमेंट ds is given by d phi e equals to e dot ds होगा, डिफिनेशन पढ़ चुके हम। इसे मैं लिख सकता हूं ई डी एस कॉस थीटा, और थीटा कितना हमारा कॉस 0 डिग्री, और कॉस 0 होता कितना है 1। तो फ्लक्स थ्रू द एरिया एलिमेंट, एरिया एलिमेंट मींस दिस डीएस, डीएस के लिए फ्लक्स कितना होगा, डीएस के लिए छोटे एरिया के लिए थोड़ा फ्लक्स डी फाई, तो डी फाई ई इक्वल्स टू हम निकाल लिए कितना ई डी एस, सब कुछ कर लो 1 है। तो टोटल फ्लक्स थ्रू दिस होल सरफेस निकाल सकते हैं, तो टोटल सरफेस पे फ्लक्स कितना होगा, इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो total flux through the surface S will be given by, टोटल फ्लक्स चाहिए मुझे, तो टोटल फ्लक्स चाहिए तो इसको इंटीग्रेट कर दूंगा क्या, तो phi will be given by surface integral of ds, नहीं डी फाई का इंटीग्रेशन मतलब डी ds डायरेक्ट लिख दिया मैं। तो देख लो आप, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, हर एक पॉइंट पे क्या होगा, सेम ही होगा। दिस इज कांस्टेंट फॉर द पर्टिकुलर पॉइंट और गिवन रेडियस फ्रॉम द चार्ज क्यूब। तो दिस E is taken out, ds। अब ds का इंटीग्रेशन क्या होगा हमारा, s, और s क्या हमारा सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, और सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर क्या होता है 4 पाई r स्क्वायर। तो डायरेक्ट लिख देता हूं मैं 4 पाई r स्क्वायर, ds का इंटीग्रेशन s, और s इज द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, तो 4 पाई r स्क्वायर पुट कर दिया, तो फाई इक्वल्स टू हमारा निकल गया। E हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट विल बी 1 by 4 pi epsilon naught upon r square, 1 by 4 pi epsilon naught q by r square into 4 pi r square, 4 पाई से 4 पाई गया, r स्क्वायर से r स्क्वायर गया, क्या आ गया हमारा q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो फाई e इक्वल्स टू q by 1 by epsilon naught times the q। तो दिस वाज ऑल अबाउट गॉसस थ्योरम। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, और एट लास्ट फिर से वापस बता देता हूँ, मैं याद दिला देता हूँ, प्लीज़ लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब so that I will be motivated and will make more videos. Thank you.